हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की जो हमारी फर्स्ट पोएम है एनसीईआरटी बुक की, उस फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन को पढ़ने वाले हैं ना। ये पोएम किसने कंपोज की है? ये पोएम जो इसके पोइट हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अच्छा, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे पोइट हैं? ये एक अमेरिकन पोइट है, ठीक है, यानी इंडियन पोइट नहीं है। हम अमेरिकन पोइट जो है उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक अमेरिकन पोइट है और इसमें हम इनकी बहुत अच्छी पोएम है जो हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो आज हम पोएम पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन, और इसके साथ साथ हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि पोइट के बारे में जब हम जानेंगे तो हम उसकी मेंटेलिटी, क्या चीज वो इस पोएम के अंदर बताने जा रहा है, उसे बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम इस पोएम को पढ़ने के साथ साथ ये जो पोइट है पहले उसको पढ़ेंगे, फिर हम ये पूरी पोएम, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या पोइटिक डिवाइस यूज हो रहे हैं वो देखेंगे। स्टार्ट करें, चलिए साथ में मेरे लर्न भी करते जाइएगा। बहुत सारी चीजें मैं आपको इस पोएम के थ्रू ही याद करा दूंगी जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही वॉज बॉर्न इन 1874। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? 1874। जब आप पोएम के आंसर कर रहे होंगे, अगर पोइट के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे तो अच्छा इंप्रेशन ही जमाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर को भी ये लगेगा कि हाँ, बच्चे ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको पोएम ही नहीं इवन पोइट की नॉलेज भी है। तो ही वॉज बॉर्न इन 1874 एंड डाइड इन 1963। ये इनका लाइफ स्पैन रहा है। Had a lengthy and distinguished career as one of America's favorite poets। यानी मैंने अभी बताया ना, ये कौन से पोइट है? ये अमेरिकन पोइट है ना। तो ये अमेरिका के फेवरेट पोइट हैं। इनकी एक और बहुत फेमस पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। बहुत अच्छी पोएम है, छोटी सी ही पोएम है। जैसे ये है द रोड नॉट टेकन, इसी तरीके से ये भी इनकी बहुत अच्छी सी छोटी सी पोएम है। तो आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बहुत प्यारी सी पोएम है। इज परहैप्स his best known work and was published as a part of a collection that garnered him the first of his record-setting for Pulitzer prizes in poetry। That means Pulitzer प्राइज क्या है? ये अमेरिका का प्राइज है जो कि पोइट्स को या राइटर को उनके अच्छे लिटरेचर के लिए दिया जाता है। सो पुलित्जर प्राइज क्या होता है? ये अमेरिका का प्राइज है जो कि स्पेशली लिटरेरी जो लिटरेचर लिखते हैं उसके फील्ड में दिया जाता है। और फर्स्ट पुलित्जर जो है ये इन्हें किसके लिए मिला था? इस पोएम के लिए, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। ठीक है, तो चलिए अभी हमने अपने पोइट के बारे में समझ लिया है। आगे चल करके अब हम अपनी पोएम के बारे में देखते हैं, उसको लाइन बाय लाइन समझेंगे ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। ठीक है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। होप सो। पोइट के बारे में हमें समझ में आ गया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है, 1874 बर्थ है उनका, 1963 में उनकी डेथ हो गई थी। अमेरिका के फेवरेट पोइट है एंड जस्ट अ मिनट, अमेरिका के फेवरेट पोइट है, बेस्ट नॉन पोइट है, और इनका ये फेवरेट वर्क है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जिसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज, फर्स्ट पुलित्जर प्राइज 4 मिले हैं। मिले तो इन्हें 4 है, लेकिन फर्स्ट जो मिला था स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के लिए ही मिला था। तो चलिए आगे हम अपनी पोएम को कैरी ऑन करते हैं। उससे पहले हम एक बार उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि उसमें हमें पता चले कि पोइट हमारा क्या कहना चाह रहा है ना। तो द रोड नॉट टेकन पोएम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड्स सिंबलाइजेस आवर लाइफ। यानी यहाँ पे जो रोड्स हैं, जैसे हम ऑनवेज चलते हैं ना, रास्ते पे चलते हैं, तो ये जो रोड्स हैं ये हमें किसी ना किसी डेस्टिनेशन पे ले जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये रोड्स हैं इनको सिंबलाइज किया है, किससे सिंबलाइज किया है पोइट ने? लाइफ के थ्रू, हमारी लाइफ के थ्रू। जैसे हम भी क्या है, यात्रा पे हैं, एक जर्नी ही कर रहे हैं,
तो ये रोड हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। तो इसके अंदर क्या पोइट कहना चाह रहा है वो अब हम देखेंगे कि पोइट की जो इंटेंशन है बताने की, समझाने की, वो क्या है। तो यहाँ पर वो क्या समझा रहा है, इसको रोड को सिंबलाइज किससे कर दिया, लाइफ से सिंबलाइज किया है, ये ध्यान रखना है। द पोइट सेज दैट द पाथ दैट वी डू नॉट चूज इन आवर लाइफ इज द रोड नॉट टेकन, यानी हमारी लाइफ के वो पाथ यानी वो रास्ते जो हमने चूज नहीं किए हैं वही है द रोड नॉट टेकन। यानी अगर कभी कभी हम जाते हैं ना, हमें कहीं जाना होता है, दो रास्ते पड़ गए, तो हम इन दो रास्तों पे ट्रेवल तो नहीं कर सकते एक ही टाइम पे। अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और हमें ये एक रास्ता दिख रहा है और एक रास्ता ये दिख रहा है, तो एक टाइम पर हम क्या करेंगे, एक ही रास्ते पे जा सकते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में कई बार क्या होता है, लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हमें लगता है ये कर लें या ये कर लें। तो ऐसे कई बार सिचुएशंस में हम लोग उलझ जाते हैं और हमें एक ही डिसीजन लेना होता है कि हम एक ही काम कर सकते हैं, दूसरा हमें नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कि अभी आप लोग 10th पास होंगे, तो 10th पास होने के पास आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आएंगे कि आप साइंस ले लें, मैथ्स ले लें, कॉमर्स ले लें या फिर ह्यूमैनिटी ले लें, है ना। ऐसे अब आपके पास चॉइसेस हैं, बट आप इनमें से चूज तो एक ही कर पाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स तो चूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऐसे ही लाइफ के साथ कंपेयर इसीलिए किया है कि लाइफ में वो पाथ, वो रास्ता, वो रोड जो हमने नहीं लिया वही है यहाँ पर द रोड नॉट टेकन, यानी जिसे हमने छोड़ दिया, नहीं चूज किया। उसी से रिलेवेंट ये पोइट है, ये पोइम है। द पोइट सेज दैट द पाथ वी डू नॉट चूज इन आवर लाइफ इज द रोड नॉट टेकन। He describes his feelings about that choice. उसने अपने बारे में अपनी फीलिंग्स को बताया कि वही चॉइस के बारे में बताया कि जो उसने पूरी नहीं की, that he had left in the past, जो उसने पास्ट में छोड़ दी थी। यानी उसके सामने भी ऐसे दो रास्ते आए थे और उसने एक ही रास्ता चुन पाया, यानी वो एक ही रास्ते पे जा पाया, है ना। उसी के बारे में बताया। The path which we have chosen डिसाइड्स आवर फ्यूचर, और आज हम जो रास्ता चुनेंगे वही हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा, हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आज हम कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं पढ़ाई समय पर नहीं करते, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं कभी कभी, तो क्या होता है बाद में एग्जाम टाइम पे रिग्रेट करते, अरे समय से मैंने पढ़ लिया होता, अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता, तो मेरा रिजल्ट आज कुछ और होता। तो वही है द रोड नॉट टेकन, कुछ अलग नहीं है। ऐसे हमारे हर पल, हर मोमेंट में हमारे पास दो रास्ते होते हैं जिनमें से हमें बेटर वन को चुनना पड़ता है, बेटर वन को चूज करना पड़ता है। द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द पोइट वांट्स टू गिव इज दैट द चॉइस दैट वी मेक हैज एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर। ठीक है, कि आज जो हम चॉइस ले रहे हैं, जो हम चूज कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। एंड इफ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, और अगर गलती से हमने कोई गलत चॉइस ले ली, गलत रास्ते पे हम चल दिए, तो हम फिर अपनी डेस्टिनेशन ढूंढते ही रह जाते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, भटकते रहते हैं और हमें सही डेस्टिनेशन नहीं। तो जब हम ऐसे दोराहे पे खड़े हों, ऐसे रास्ते पे खड़े हों, तो हमें बहुत सोच समझ के जो अपना पाथ है वो चुनना पड़ेगा, है ना। नहीं तो वी रिग्रेट इट बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट। हम यहाँ पर फिर रिग्रेट ही करते रहेंगे, लेकिन कभी लौट करके दोबारा इस रास्ते को चुनने के लिए नहीं आ पाएंगे। हमारी लाइफ हमें इतना मौका नहीं देती कि हम बार बार उसी रोड पर वापस जाएं और फिर से वहां से अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, है ना। तो यही है इस पोएम के अंदर। चलिए पढ़ते हैं। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस। तो हमें हमेशा बुद्धिमानी से, वाइज होकर, इंटेलेक्चुअल के थ्रू अपने जो रास्ते हैं वो चूज करने चाहिए। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में हमने कुछ भी चूज कर लिया, किसी ने कुछ बोला और हम वो मान लेते। जैसे कई बच्चे होते हैं कि फ्रेंड्स ले रहा है मेरा मैथ्स, तो चलो, बेशक उसे मैथ्स अच्छा नहीं लगता, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो कर नहीं पा रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दूसरों ने उसे चूज किया है और वो उस चीज को चूज कर लेते। तो हमें ऐसा नहीं, हमें अपने डिसीजन लेते वक्त वाइज रहना है, इंटेलेक्चुअल यूज करते हुए लेना है। देखो, द रोड नॉट टेकन, ये हमारी पोएम है।
अब हम इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको वर्ड टू वर्ड देती चलूंगी। ये देखो इन दिस पिक्चर, यहाँ पर हमारा मान लो पॉइंट खड़ा है, ये हमारा पॉइंट है और ये दो रास्ते, एक रास्ता इधर चला गया और एक रास्ता इधर। ऐसे ही हमारी लाइफ होती है, उसमें हमेशा हमारे पास दो ट्रैक होते हैं जिसमें से हमें बुद्धिमानी से सोच समझ के कोई एक सही ट्रैक को चूज करना पड़ता है। चलिए देखते हैं इस पोएम के अंदर पोइट क्या कहना चाह रहा है। Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both। यानी सबसे पहले उसने क्या कहा कि ये दोनों ही रोड जो है किसमें जा रही है, येलो वुड। ये येलो वुड एक जंगल है, इसकी तरफ जा रही है। ये दोनों ही रास्ते जो है जंगल से इस येलो वुड मतलब ये कठिनाइयों से भरी हुई है, चॉइसेस से भरी हुई ये रास्ते हैं। हमारी लाइफ भी ऐसे चॉइसेस पे खड़ी होती है। तो ये टू रोड्स डाइवर्स मतलब मुड़ गई है, इधर एक इधर चली गई है, एक इधर चली गई है ना। तो दोनों ही रोड डाइवर्स हो गई है। अब अभी तक अगर सिंगल रोड है तो सीधे सीधे चले जाओ, अब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आ गया तो अब यहाँ पर उसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गए है ना। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। ऑब्वियस सी बात है कि एक ही समय पर हम ये रोड भी चले जाएं और ये रोड भी चले जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो क्या बोल रहा है, सॉरी यानी सॉरी फील कर रहा है कि मैं दोनों ही पर ट्रेवल नहीं कर सकता है ना, नहीं कर सकूंगा। एंड बी वन ट्रैवलर, मुझे वन ट्रैवलर बनना है, यानी दोनों में से किसी एक को चूज करना है, या तो मैं इस रोड पे चला जाऊं या फिर मैं इस रोड पर चला जाऊं, है ना। लॉन्ग आई स्टूड, अब मैं यहाँ पर इस जगह पे खड़ा हूं, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा इस पोजीशन पे, ठीक है। क्यों खड़ा रहा है वो इस पोजीशन पे, क्योंकि वो कोई भी बेवकूफी वाला डिसीजन नहीं लेना चाह रहा, उसे इन दो में से कोई एक रास्ता चूज करना है। तो यहाँ लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक खड़ा है कि मेरा डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए, और वो सोच रहा है कि कौन सा वाला पाथ मैं अपने लिए चूज करूं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, और मैं यहाँ से खड़े खड़े दोनों ही रास्तों को देख रहा हूँ और बहुत दूर तक वहां तक देख रहा हूँ जहां तक मुझे दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, फिर रास्ते कर्व हो जाते हैं, यानी हम बहुत लंबा फ्यूचर नहीं देख सकते, बहुत दूरी तक हम चीजों को नहीं देख सकते, हम सिर्फ एक लिमिट है वहां तक चीजों को समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ तक ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो इसे ये रोड को वो क्या बोल रहा है, इससे सिंबलाइज कर रहा है कि मैं जितना दूर हो सकता है मैं उतना देखा, लेकिन फिर जो कर्व थे, जहां पर वो मोड़ आगे, झुकाव आगे, उसके आगे मैं नहीं देख सकता। तो मैंने उतना देखा और उसके बाद डिसीजन लिया जितना कि मैं देख सकता था। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far for that passing there had warned them really about the same। अब देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, then took the other, तभी मैंने दूसरी को भी देखा, है ना। एज जस्ट एज फेयर, दोनों ही एक जैसी ही फेयर यानी बिल्कुल साफ सुथरी सी दिख रही थी। एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, और दोनों ही अपने आप को बेटर क्लेम, दोनों ही अच्छी चॉइसेस मानी जा रही थी कि ये भी चूज करेंगे तो बेटर है, ये भी, दोनों अपने आप को बेटर क्लेम कर रही हैं, अच्छा बता रही है ना। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, ग्रेसी क्यों, यानी कि यहाँ पर ऑटम सीजन है, इस रोड पे खड़े हुए होते हुए तो पोइट क्या बोल रहा है, ऑटम सीजन की वजह से यहाँ पे क्या है, ग्रास है, ठीक है, पत्तियां गिरी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर, वॉन्टेड वेयर मतलब यहाँ पे ये देखो वॉन्टेड वेयर, ये क्या लग रहा है, ये एलिट्रेशन यूज हो गया यहाँ पे। एलिट्रेशन मैंने बताया था ना, एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन वो पोइटिक डिवाइस है, वो फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है वो रिपीट होता है। देखो वॉन्टेड वेयर, वह साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है जो कि रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लग रहा है, एलिट्रेशन लग रहा है, ठीक है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, ठीक है, यहाँ पे देखो द साउंड भी रिपीटेड हो रहा है, दो द एंड द, है ना। तो यहाँ भी एलिट्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो देखो दोनों ही दो एज फोर, हालांकि जो पहली वाली थी उससे जो ट्रेवलर्स थे वो कम पास हुए थे, यानी कम लोग उससे निकले थे, एक पे थोड़े से ज्यादा, यानी लगभग सेम थी दोनों ही रोड, बहुत ज्यादा डिफरेंस उन दोनों में नहीं था,
अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, जब हमारा ये पोइट जो है इस जगह पे खड़े होकर सोच रहा है, तो दोनों पे ही लोग अभी कम चले थे। Had warned them really about the same, यानी दोनों की दोनों एक जैसी ही दिखाई दे रही थी, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा था। तो अब वो बहुत कंफ्यूज है कि क्या करे, ये रोड भी सेम दिख रही है, ये भी बेटर क्लेम करती हुई दिख रही है, दोनों ही ग्रेसी है, वांटेड वेयर है, एंड यहाँ पर ट्रेवलर्स भी अभी दोनों पर बहुत कम चले हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रेवलर्स अभी इन रोड्स को विजिट नहीं किए। तो ये दोनों ही स्टैंजा समझ में आ गए। सबसे पहली स्टैंजा में पोइट यहाँ खड़ा है और वो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि कौन सी वाली रोड को मैं चूज करूं, है ना। एंड सेकंड स्टैंजा में वो उन्हें कंपेयर कर रहा है कि कौन सी रोड चूज करने पे उसके लिए बेटर रहेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों ही इक्वली ले हैं, दोनों ही मॉर्निंग की है, तो दोनों पे बराबर पत्तियां गिरी हुई हैं, ऑटम सीजन है ना, तो ऑटम सीजन होने की वजह से दोनों पर क्या है, पत्तियां गिरी हुई हैं, है ना, घास के ऊपर, तो इक्वली ले हैं, दोनों बराबर ढकी हुई हैं। इन ली स्नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी ट्रॉडन ब्लैक यानी कि जो पत्तियां वहां पर गिरी हुई हैं उन पत्तियों पे अभी ब्लैक होने के निशान नहीं पड़े, यानी कि बहुत ज्यादा लोग उनसे नहीं पास होकर निकले हैं, है ना। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब इन दो रास्तों में से उसने क्या सोचा, जो पहले वाला था उसको उसने कहा कि अनदर डे, चलो आज मैं इस रास्ते पे चला जाता हूँ, ये वाला जो रास्ता है इसे मैं फिर कभी आकर के चूज करूंगा, इस पे मैं फिर कभी आकर के इस रास्ते से जाकर देखूंगा कि ये कहाँ किस पॉइंट पर पहुंचाता है ना। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. यानी अब ये जानते हुए भी कि क्या मैं वास्तव में यहाँ पर वापस आकर के दोबारा इस रास्ते पे चल पाऊंगा, ये जानते हुए भी मैंने उस रास्ते को नेक्स्ट डे के लिए, और ये वाले रास्ता जो कि कम लेस था, कम लोगों ने इसे पास किया था, इससे कम लोग निकले थे, उसको चूज कर लिया। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि चलो मैंने थोड़ी सी वो लेते हुए भरते हुए, यानी एक डिसीजन ले लिया फाइनली कि इस रोड पे मैं आगे बढ़ूंगा, और ये वाली रोड जो है मैं नेक्स्ट टाइम के लिए रख देता हूं कि फिर कभी आऊंगा तो इस रोड पर मैं ट्रैवल करूंगा, है ना। हालांकि एजेस गुजर गए, यानी आज भी वो दो रोड डाइवर्स वही हैं, दोनों ही उस वुड में वहीं के वहीं हैं, लेकिन क्या मैं वापस से उस जगह पर आकर इस रोड को जा पाऊंगा, दोबारा देख पाऊंगा। यानी लाइफ है, लाइफ में आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो आप वापस रिवर्स आंसर नहीं, यानी रिवर्स नहीं मार सकते कि आप फिर से उतने छोटे हो जाएंगे और फिर कोई डिसीजन लेंगे, नहीं, आपका वो टाइम चला जाएगा। तो वी हैव टू वाइज टू टेकिंग द डिसीजन, है ना, हमेशा डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत वाइज इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा। तो उसने कौन सा चूज किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल, जो सबसे कम लोग, यानी जिस रास्ते से कम लोग गुजरे थे उसने उस रास्ते को चुना, जिस रास्ते पे उस रास्ते से कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा थे उसको उसने नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दिया। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि आप जो रास्ता चुन रहे हो वो आपके लिए बहुत स्मूथ ही होगा, ठीक है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप उस रास्ते को चुन लेते हो तब आपको समझ में आती है कि क्या परेशानियां आएंगी। तो शायद वही चीजें हैं जिन्होंने आज इतने डिफरेंस क्रिएट कर दिए, यानी अब उसे ये नहीं पता कि वो आज इस रास्ते पे आकर हैप्पी है या सैड है, ये नहीं बताया ये, लेकिन आपका डेस्टिनेशन डिपेंड करता है आपके वे पर। आप जो रास्ता चूज कर रहे हैं, आप जो पाथ चूज कर रहे हैं, आपका डेस्टिनेशन जो है वो कंप्लीटली उसी पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें हमेशा वाइजली डिसाइड करना चाहिए कि हमको क्या करना है। अगर किसी ने कह दिया तो सिर्फ किसी के कहने वर से कोई भी डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डिसीजन हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है और हम कभी भी रिवर्स नहीं मार सकते लाइफ में। ये रोड यहाँ पर मेटाफर तरीके से यूज हुई है। मेटाफर क्यों बोला है, क्योंकि ये एक्सटेंडेड जो है मेटाफर है, क्योंकि इनका जो कंपैरिजन हुआ है किसके साथ हुआ है, रोड्स का कंपैरिजन हमारा हुआ है
लाइफ के साथ, इसलिए हम बोल सकते हैं द रोड नॉट टेकन। अगर आपको पूछने में आ जाए कि द रोड नॉट टेकन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप क्या बताएंगे? द रोड नॉट टेकन में मेटाफर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो रोड्स हैं, ठीक है, ये रोड कंपेयर की गई है, किससे कंपेयर की गई है? लाइफ से, और विदाउट लाइक और एज की गई, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन है। जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जब डायरेक्ट वो सिंबलाइज करती है, तो हम वहां पर मेटाफर मानते हैं, है ना, वहां पर मेटाफर होता है। क्लियर? चलिए, होप सो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी एक बार समरी और देख लेते हैं, ताकि वो आपको हेल्पफुल रहेगी और भी चीजें करने के लिए। और उससे पहले हम इसके पोएटिक डिवाइस और एक बार देख लेते हैं। थोड़े बहुत मैंने बीच में बता दिए हैं, अगर एक आध भूल गई हो तो वो आप यहाँ से एक बार देख लेते हैं ना। एलिट्रेशन आपको अभी बताया था, जहां भी रिपीटेशन साउंड होता है वहां पर एलिट्रेशन होता है ना। तो जैसे वांटेड वियर, इसमें वह साउंड जो है रिपीटेड था। फर्स्ट फोर, हाँ देखो, फा साउंड रिपीटेड है, दो, दैट, द, ऐसा साउंड रिपीट हुआ था ना, उस लाइन को बताया था, वहां पर भी एलिट्रेशन है। अच्छा, एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सेंटेंस में क्या होता है, जब आपकी जो लाइंस हैं, ठीक है, बिगिनिंग में, ठीक है, कोई भी चीज रिपीट हो जाती है 2 से 3 बार या 4 बार, तो वहां पर एनाफोरा होता है। तो देख लेते हैं एक बार पीछे जाकर के, ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। हाँ देखो, एंड स्टार्टिंग में यहां पर आया है, ये देखो, एंड, एंड और एंड, यानी कि एंड वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब बिगिनिंग में कोई भी वर्ड बार बार रिपीट होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? एनाफोरा बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये आपका क्या हो गया यहाँ पर? एनाफोरा। एनाफोरा का सिंपल मीनिंग है कि जब लाइन स्टार्ट हो रही है उस समय ही कोई वर्ड फ्रिक्वेंटली 2 या 3 लाइनों में रिपीटेडली आता है, उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिपीटेशन एजेस, यानी ये कहीं भी रिपीट हो सकता है। ये वर्ड पोएम के अंदर लाइन में रिपीट हुआ होगा, है ना, तो उसको हम बोलेंगे रिपीटेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट में एक बार, 2 बार, एक बार से ज्यादा बार अगर रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटेशन है। राइम स्कीम इस पोएम की क्या है? ए बी ए बी। अच्छा, ये राइम स्कीम निकालते कैसे हैं? ए बी, तो वो देख लेते। चलिए, राइम स्कीम मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप राइम स्कीम निकाल पाए, क्योंकि राइम स्कीम से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये देखो, ये जो हमारा लास्ट स्टेंजा का लास्ट वर्ड होता है ना, हर वर्ड्स का, हर लाइन का, इससे राइम स्कीम निकालते हैं। अगर ये राइम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम इसकी राइम स्कीम बना लेंगे। जैसे ले, अब ले की तरह कौन राइम कर रहा है? ब्लैक कर रहा है? नहीं, डे कर रहा है, तो हम इसको भी ए लिख देंगे। वे भी कर रहा है, देखो, तो ये तीनों राइम कर रहे हैं, तो हमने इनको अल्फाबेट नाम दे दिया ए ए ए। और यहाँ पे ब्लैक, देखो, ब्लैक कर रहा है? नहीं कर रहा है ए से, तो इसको हमने बी दे दिया। ये बैक, बैक और ब्लैक, ये दोनों देखो क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं, तो ये क्या होगी? बी। तो इस तरीके से हमारी इसकी राइम स्कीम बनी, ए बी ए बी। ठीक है, ये हमारी इसकी राइम स्कीम हो गई। इस अगेन इसमें देखो, साई आई कर रहे हैं राइम, तो ए। आप इसके आगे भी कैरी ऑन कर सकते हो, सी लिख सकते हो। ठीक है, ये राइम नहीं कर रहा तो हम इसको डी नाम लेंगे या बी लिख देंगे। ठीक है, एक मिनट, तो हम इसको क्या करेंगे? बी कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये राइम इससे कर नहीं रहा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बी। ये ए से राइम कर रहा है, तो साई आई है ना, और ये बाई, ये भी ए है, और ये डिफरेंस ये नहीं कर रहा, तो ये भी। तो इस तरीके से हम राइम स्कीम किसी भी स्टैंजा की निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये ए बी हो गए थे, तो यहाँ पे साई इन लोगों से नहीं कर रहा था, तो इस हिसाब से हम इसको सी डी और सी डी हमको निकालना चाहिए, लेकिन हमने स्टार्टिंग से नहीं किया, इसलिए मैं सिर्फ आपको समझा रही थी यहाँ पर, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट, अगर हम स्टार्टिंग से करेंगे तो फिर फर्स्ट वाले स्टैंजा में ए बी बी बनेगी, फिर सेकंड में बी सी डी,
CCD बनेगी, इस तरीके से आगे राइम स्कीम बनती चली जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इसे बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगी। चलिए अभी हम इसका समरी और देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए और ये पोएम आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। चलिए समरी देख लेते हैं। द रोड नॉट टेकन। हियर इज द समरी ऑफ द रोड नॉट टेकन। The poet Robert Frost says that once he was walking down the road and reached a fork, यानी एक बार जो हमारे पोइट हैं ये इस डिलेमा में फंस चुके हैं, यानी वो चल रहे थे रोड पर, वॉकिंग डाउन द रोड एंड रीच एक फॉक, फॉक मतलब ऐसी डाइवर्जन पर आ गए। ही कुड वॉक ओवर वन ऑफ द पाथ ओनली, और वहां पर उस डाइवर्जन से वो सिर्फ एक ही पाथ चूज कर सकते थे, एक ही रास्ता चूज कर सकते। सो ही गॉट कंफ्यूज ओवर विच पाथ ही शुड चूज, है ना। अब वो कंफ्यूज हो गए कि इन दोनों रास्तों में से मैं कौन सा वाला चूज करूं, है ना। ही टुक टाइम टू चूज द राइट पाथ। अब वहां पर ऐसा नहीं कि वो तुरंत चल दिए, उन्होंने टाइम लिया सही रास्ते को चूज करने के लिए। वन पाथ वॉज ग्रीनर देन द अदर। पहला पाथ, एक पाथ जो था वो ज्यादा ग्रीनर, ज्यादा हरा भरा दिख रहा था दूसरे से। द ग्रीनर पाथ इंडिकेटेड, अब वो जो ग्रीनर पाथ था वो क्या इंडिकेट कर रहा था, दैट इट हैड नॉट बीन यूज्ड मच, कि उसको ज्यादा लोगों ने यूज नहीं किया, उस पे बहुत कम लोग वॉक करके आगे गए हैं, इसीलिए वो ग्रीनर था। He inspected them to decide which was a better option and then chose the one which seemed less walked over, which shows his adventure nature. ठीक है, अभी क्या हुआ, अब उसने यहाँ पर फिर भी सोचा कि कौन सा बेटर रहेगा, और फिर सोचने के बाद उसने ये ऑप्शन चूज किया कि दोनों में से जो कम चला है, एडवेंचरस नेचर का है, कि इसमें थोड़ा सा एडवेंचर मिलेगा, थोड़ा रिस्क है कि इस पे बहुत कम लोगों ने चला है, तो उसने फाइनली उसी वे को, उसी रास्ते को चूज किया, है ना। ही वॉज कीन टू चेक आउट द अदर पाथ एज वेल, वो दूसरा रास्ता भी चूज करना चाहता था। सो ही केप्ट द अदर वन फॉर सम अदर डे, इसीलिए उसने उसे सोचा कि कभी और, किसी और दिन आकर इस रास्ते पर चलकर देखूंगा। although he knew that he would never get the chance to walk over it, हालांकि वो ये जानता था कि वो कभी भी उसे ऐसा चांस नहीं मिलेगा लाइफ में कि वो दोबारा आकर उसी रास्ते को चूज करके उस पे जा सके, है ना। He knew that one path leads to another, क्योंकि अक्सर होता है जब हम किसी एक रास्ते पे चलते हैं तो वो रास्ता हमें दूसरा नया रास्ता देता है, फिर नए रास्ते मिलते चले जाते हैं, और ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में कि हम लाइफ में मुड़ करके दोबारा उसी जगह पर वापस आ जाएं और जो दूसरा रास्ता हम छोड़कर गए हैं उसको हम चूज कर ले, है ना। तो ऐसा बहुत रेयरेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा हमेशा एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करता है और ये चांस नहीं मिलता कि हम दोबारा लौट करके आ सके। अदर पाथ दैट ही हैड वंस लेफ्ट, जो पाथ वो छोड़ कर जा रहा है उस पे दोबारा लौटने का चांस ही नहीं। ही वुड गो फर्दर ऑन द चूजन पाथ एंड नॉट गेट अ चांस टू गो बैक ऑन इट। अब वो क्या है, जिस चूजन पाथ पे वो चला गया था, अब कोई चांस ही नहीं था कि वो लौट कर वापस उसी पॉइंट पे आए और जो रास्ता उसने रोड नॉट टेकन, यानी जो रोड उसने छोड़ दी थी, ली नहीं थी, उस रोड पे दोबारा चल सके, है ना। तो ऐसे चांस हमें लाइफ में बहुत कम मिलते हैं, अदरवाइज हमें ऐसे चांस नहीं मिलते। तो हमें बहुत सोच समझ के अपनी रोड्स यानी अपने डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिवर्स गियर हमारी लाइफ में नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। एज ही वॉकड ऑन द चूजन पाथ, जैसे ही वो चूजन पाथ पे चलता है, ही रियलाइज, अब उसे रियलाइज होता है दैट इट वॉज नॉट रियली डिफरेंट फ्रॉम द अदर पाथ, कि वास्तव में वो सिमिलर दिख रही थी तो उनमें कोई अंतर था भी नहीं। ही वॉन्ट्स टू कन्वे दैट विच एवर पाथ वी चूज इन लाइफ, यहाँ पर मैसेज क्या दे रहा है कि हम कोई भी पाथ अपनी लाइफ में चूज कर लें, दे ऑल हैव द सेम स्ट्रगल, उनमें स्ट्रगल होता ही होता है एंड चैलेंजेस होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रास्ता उसमें एनर्जी नहीं लग रही, एफिशिएंसी नहीं लग रही। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे मैथ्स ले लिया तो मैथ्स में तो बहुत पढ़ना पड़ता है, ह्यूमैनिटी वालों को तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, या कॉमर्स वालों को कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। नहीं, हर पाथ, हर रास्ते पर स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं और हमें उनसे गुजरना पड़ता है। He felt that
His future depends on the choice that he made that day. अब उसका फ्यूचर डिपेंड है उस दिन की चॉइस पर जो उसने उस दिन ली थी। यानी जब आपका रिजल्ट आएगा और आप जो सब्जेक्ट चूज कर लोगे, आपका फ्यूचर वहीं से डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास रिवर्स गियर नहीं होगा कि आप दोबारा आकर के फिर से 11th 12th पढ़ोगे, दोबारा से सब्जेक्ट चूज करोगे। अब आप 12th जब पास कर लोगे, अगर किसी ने मैथ्स से किया है तो वो आगे जाकर के मैथ्स साइड पकड़ेगा, बीएससी करेगा या बीटेक करेगा, है ना, कुछ ना कुछ वैसी साइड। और ह्यूमैनिटी वाला बीए करेगा, आईपीएस आईएएस जो भी है। मतलब रिवर्स गियर हमारी लाइफ में नहीं है कि हम सोचें कि चलो एक बार हमने ऐसा कर लिया, अब दोबारा हम दूसरे से करके देख लेते। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जाकर के, हमारे फ्यूचर उस पर डिपेंड है। इसलिए हम जब भी कोई भी चॉइस लें, लाइफ में कभी भी डिलेमा में हो, तो हम उस डिलेमा को बहुत वाइजली टैकल करें, क्योंकि हम उससे निकलने के लिए जो पाथ चुनेंगे वही हमें सपोर्ट करेगा। और रिवर्स ऑर्डर लाइफ नहीं देती कि हम उसे सुधार सके या दोबारा डिसीजन ले सके। Then he says that after several years would have passed, he would say that once upon a time I was at such a point in life when he had to choose one path out of two. तो अब वो काफी इयर्स के बाद जब उसी रास्ते से दोबारा निकला, तब उसे ये चीज याद आई कि एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं इसी पॉइंट पे था, तब मैं लाइफ के उस डिलेमा में था और मैंने एक रास्ता चुना दोनों में से। इट वॉज दैट डिसीजन ऑफ हिज दैट had made him what he was. आज जो वो है, ये डिपेंड उसी डिसीजन पे किया जो उसने उस समय लिया था। यानी आज वो जो भी कुछ है, अच्छा है, खराब है, वो सब कुछ आज पूरा उसका किस पे डिपेंड किया? पास्ट में जो उसने डिसीजन लिया था उस पे। He wants to convey the importance of the decision. इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम के मीडियम से वो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन बता रहा है कि हमारे डिसीजंस का कितना इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अगर आज हम कोई गलत डिसीजन ले लें तो हम भविष्य में सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है ना। दीज डिसीजन शेप आवर फ्यूचर, ये डिसीजन ही हमारे फ्यूचर को शेप देते हैं। एंड सो वी मस्ट डिसाइड माइंडफुली। माइंडफुली मतलब इंटेलिजेंट से, विट से, अपनी, है ना, बुद्धिमानी से हमको डिसीजन लेने चाहिए। थ्रू द पोएम द title The Road Not Taken, the poet tries to sensitize the youth that the decision and choices that they take today will be crucial in forming their future. इस पोएम के माध्यम से पोइट ये ट्राई कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है वो आपको सेंसिटाइज कर सके, आपको समझा सके कि आज जो डिसीजन आप ले रहे हैं, आज जो चॉइसेस आप अपने लिए बना रहे हैं, ये आप बहुत क्रूशियल रोल फॉर्म करेंगी आपके फ्यूचर को बनाने में। आपका फ्यूचर इन पे पूरी तरीके से डिपेंड है, इसलिए बहुत वाइजली आज आप डिसाइड करें, है ना। सो वाइज एंड माइंडफुल डिसीजन मस्ट बी मेड। ऐसे नहीं कोई भी फुलिश डिसीजन ले लिया, बहुत माइंड से, इंटेलिजेंस के साथ अपने दिमाग को, बुद्धि को सोच समझकर अपने डिसीजन को लेना ही लाइफ में आपको सक्सेसफुल बना सकता है और साथ ही साथ आपकी लाइफ अच्छी कर सकता है। अगर आप एक गलत डिसीजन लेंगे तो वो आपको लाइफ में रिग्रेट करने के लिए बहुत सारे मौके देगा। इसलिए रिग्रेट करने से बचना है तो हमें हमेशा इंटेलेक्चुअल की हेल्प से अपने डिसीजन लेने चाहिए, बुद्धिमानी से अपने डिसीजन लेने चाहिए। सो वी हैव टू टैकल ईच सिचुएशन वाइजली, है ना, स्मार्टली। हमें बहुत स्मार्टली हर सिचुएशन को टैकल करना चाहिए, बहुत अच्छे से अपनी चॉइसेस को इंटेलिजेंस के साथ चूज करना चाहिए, है ना, कभी भी फुलिश डिसीजन नहीं लेने चाहिए। एंड एट लास्ट दिस इज द ओवरऑल द पोएम। ठीक है, इसका जिस्ट यही है कि चूज स्मार्टली। जब भी आप चॉइसेस कर रहे हैं, कोई ऑप्शन आपके पास है, तो बहुत बुद्धिमानी से अपनी चॉइसेस को स्मार्टली, अपने ऑप्शंस को यूज कीजिए, है ना, क्योंकि बार बार हमें ऑप्शंस जो है मिलेंगे लेकिन नए मिलेंगे। हम पुराने ऑप्शंस को जो छोड़ जा रहे हैं उन पर लौटने का मौका हमें लाइफ नहीं देती है। दैट इज द रोड नॉट टेकन, और यही इसका जिस्ट है इस पोएम का। सो होप सो पोएम छोटी सी थी, प्यारी सी, आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। Thank you. Have a nice day. Or if you like this explanation or poem, please like, subscribe and share with your friends. Thank you, friends.